वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल। द फर्स्ट टॉपिक जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है इंडिया न्यूजीलैंड कोलैबोरेशन। तो अभी रायसीना डायलॉग हुआ तो उसमें न्यूजीलैंड के जो पीएम है वो हाईलाइट करते हैं 3 की ग्लोबल ट्रेंड्स। तो वो कौन से हैं कि रूल बेस्ड ऑर्डर से हम पावर बेस्ड ऑर्डर पे जा रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि तालिबान वगैरह कैसे राइज कर रहे हैं, या इन समय जो इनमें पावर ज़्यादा है ना, रूल बेस्ड ऑर्डर से हम पावर बेस्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स कैसे इकोनॉमिक कंसिड्रेशन के ऊपर आ रहे हैं। फिर ट्रेड एफिशिएंसी से हम लोग प्रोटेक्शनिज्म के आ गए हैं कि अगर हम पे किसी ने लगाया टैक्स तो हम दूसरे पे लगा रहे हैं, तो ये उस बेसिस में बात हो रही है। इंडिया एंड न्यूजीलैंड अभी उनके पास साइज डिफरेंसेस हैं, पर फिर भी वो एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स हो सकते हैं इंडो पैसिफिक में। जो दोनों सपोर्ट कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पर, लेकिन न्यूजीलैंड अभी क्वाड का पार्ट नहीं है। स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड ट्रेड रिलेशंस, तो इंडिया न्यूजीलैंड ने एक डिफेंस का एमओयू साइन करा हुआ है जिसमें कि मिलिट्री कॉपरेशन, स्टाफ कॉलेज एक्सचेंजेस, देन नेवल पोर्ट कॉल, इन सबको कवर करता है। तो हम अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी रीस्टार्ट करने की बात कर रहे हैं और अपना ट्रेड $2 बिलियन से एक्सपैंड करने की बात हो रही है। पर उसमें चैलेंजेस क्या हैं कि चाइना के साथ स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स होने के बाद भी अबाउट $24 बिलियन ट्रेड है, और जो मार्केट एक्सेस है डायरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, उसकी एक्सेस में चैलेंजेस थे। इसके कारण ही इंडिया ने RCEP को, रीजनल कॉपरेशन को जो है एग्जिट किया था, जिसका न्यूजीलैंड अभी भी मेंबर है। बूस्टिंग कनेक्टिविटी, तो एयर इंडिया और एयर न्यूजीलैंड ने कोड शेयर एग्रीमेंट साइन किया। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर एक ही एयरप्लेन है तो एयरप्लेन्स न्यू ऐड नहीं करने पड़ेंगे, पर एक ही एयरप्लेन में अपने अपने कोड के साथ लोग उसमें सीट्स बुक कर पाएंगे। तो बिना कोड ऐड करे उधर के लोग, मतलब फ़्लाइट्स जो हैं, मतलब ज़्यादा रूट्स मिल जाएंगे फॉर कनेक्टिविटी। और पॉसिबल है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स भी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में शुरू हो जाएं बाय 2028। देन टेंशंस ओवर एंटी इंडिया एक्टिविटीज़, तो पीएम मोदी ने कंसर्न्स रेज करे कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ के बारे में, जिसके बारे में न्यूजीलैंड की तरफ से कहा गया कि उन्होंने जैसे प्रोटेस्ट को लॉफुल कहा था, और अभी भी पीएम लग्जर ने यही कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। पर लेकिन उन्होंने फिर ये डिस्कशन भी मतलब करी जा रही है कि हाँ, ऑल्दो कि वो पब्लिकली जो कंसर्न्स, मतलब जो कंसर्न्स को प्रोटेस्ट करना वो लीगल मान रहे हैं, पर लेकिन पब्लिकली करना, उससे कंसर्न्स आते हैं कि रिलेशंस में फ़र्क पड़ता है, वहाँ के डायस्पोरा की यूनिटी को इम्पैक्ट करता है। तो इस बारे में यही बातचीत है कि इसको बेटर है कि डिप्लोमेटिक ढंग से प्रॉपरली बातचीत के थ्रू इन इश्यूज़ को हैंडल किया जाए। वे फॉरवर्ड डिप्लोमेसी एंड स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन, तो वे फॉरवर्ड यही है कि डिफरेंसेस के बावजूद भी इंडिया और न्यूजीलैंड एक स्टैंड करते हैं कि वो डीपर टाइज को मेंटेन, मतलब इंस्टिल कर पाएँ, जैसे कि ट्रेड एंड इकोनॉमी में, डिफेंस कॉपरेशन में, रीजनल सिक्योरिटी में इन इंडो पैसिफिक। तो डेमोक्रेसीज दो एंड्स पे हैं ऑफ इंडो पैसिफिक, और स्ट्रॉन्गर कोलैबोरेशन ला सकती हैं ताकि स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों को मिले। इंडियाज़ अर्जेंट नीड फॉर अ हीट स्ट्रैटेजी, तो जैसे कि हम देख रहे हैं फरवरी के मंथ को, नहीं तो हम एक विंटर का मंथ माना करते थे आगे, पर हमने देखा कि फरवरी में ही इस बार समर्स आ गई हैं। मतलब विंटर्स तो इस बार 2-3 महीने से ज़्यादा कोई चली ही नहीं है। कई जगह पे टेम्परेचर्स 40 डिग्री से ऊपर बढ़ गया है, कई जगह पे टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्री से 5 डिग्री का राइज एक्सपीरियंस किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें अब हीट प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत है। तो साइंटिस्ट का मानना ये है कि हमें मोर इंटेंस और फ्रीक्वेंट हीट वेव्स का सामना कर सकता है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो हीट प्रिपेयर्डनेस भी अब उतनी ही ज़रूरी है जैसे कि बाकी के डिज़ास्टर प्लान्स होते हैं। और अभी जो स्टडी करी गई 9 इंडियन सिटीज़, उनमें देखा क्या है, लॉन्ग टर्म हीट रिस्पॉन्स प्लान है ही नहीं। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या है कि जैसे अब करंट हीट वेव रिस्पॉन्सेज हैं वो शॉर्ट टर्म है, जैसे कि पानी ज़्यादा देना, वर्क आवर्स एडजस्ट कर देना, हॉस्पिटल कैपेसिटी को बूस्ट करना। ठीक है, वो रखनी पड़ेगी, जब हीट स्ट्रोक्स का टाइम ज़्यादा होगा तो हॉस्पिटल कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। पर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस जो मिसिंग है वो क्या होने चाहिए कि हम कूलिंग एक्सेस डेवलप करना शुरू करें वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए, फायर मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट्स लाएं, इंश्योरेंस उन वर्कर्स को दें जिनकी इनकम कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट, फिर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड अपग्रेड्स लाएं फॉर रिलायबल कूलिंग। ठीक है, और फिर अर्बन प्लानिंग में गैप्स हैं, मतलब अर्बन प्लानिंग भी डेवलप करने की ज़रूरत है, जैसे कि जो सिटीज़ हैं उनके पास लोकल वेदर मॉनिटरिंग हो,
हीट आइलैंड मैपिंग हो, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए ऑफिशियल्स को ताकि ज़रूरत के वक्त काम आ सकें, मतलब इमीडिएट इफ़ेक्ट हम कर सकें। ग्रीन सॉल्यूशन जैसे कि ट्री कवर, रूफटॉप सोलर, इन सब को बढ़ाया जाए और हाई रिस्क पॉपुलेशंस को टारगेट किया जाए। शिफ्ट फ्रॉम क्लाइमेट मिटिगेशन टू अडेप्टेशन, तो बेसिकली अब जब से कॉप 30 की भी क्लाइमेट कॉप 30 की भी आ रही है ब्राज़ील में नवंबर 25 में, तो हमें इंडिया को एक नेशनल अडेप्टेशन प्लान, अपना हीट स्ट्रैटेजी प्लान के साथ तैयार रखना पड़ेगा उससे पहले, और फोकस करना पड़ेगा खुद भी कटिंग एमिशंस कम करने पे, ताकि हीट अडेप्टेशन इजीली हो सके। फिर अफोर्डेबल कूलिंग डिवाइसेस अगर हम बढ़ाते हैं तो उससे क्या है कि ओजोन डिप्लीटिंग रेफ्रिजरेंट्स बढ़ जाते हैं। सस्टेनेबल बिल्डिंग्स, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसिव कूलिंग की अगर बात करें, ये अगर कुछ सॉल्यूशंस हम सोचें कि ये कर लें, पर इनमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि लैंड प्राइसेस और अर्बन प्लानिंग की प्रॉब्लम है यहाँ पर। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियाज़ मार्जिनलाइज्ड पार्लियामेंट इन बजटरी अफेयर्स, तो बजट्स रोल इन डेमोक्रेसी। तो बजट जो है वो सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, पर ये एक नेशन का विजन और गवर्नेंस फिलॉसफी को दर्शाता है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे हमने पार्लियामेंट में डेमोक्रेसीज के अक्रॉस हमने देखा है कि पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है पब्लिक फाइनेंसेस पे, ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सके। पर इंडिया में हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर ही या एग्जीक्यूटिव्स का ही मेन रोल रहता है कि हाँ बस उन्होंने बिल बना दिया और कोई डिस्कशंस नहीं इतनी ज़्यादा हुई और बस वो बिल इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो लेजिस्लेटिव का रोल कम हो जाता है। वीक पार्लियामेंट्री रोल इन बजटिंग, तो बजट की जो फॉर्मुलेशन है वो आजकल एग्जीक्यूटिव ड्रिवन है। सोली फाइनेंस मिनिस्टर बस देख लेते हैं उसको, लोकसभा उस पर डिबेट तो करती है पर अमेंड नहीं कर सकती है ज़्यादा। राज्यसभा के पास तो वो वाला रोल भी नहीं है कि वो बजट डिस्कशंस में इतना ज़्यादा रोल निभा पाए। तो डिस्पाइट अलाइंग अ फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम द अपर हाउस, तो अभी अपर हाउस से फाइनेंस मिनिस्टर को बस अलाउ किया जाता है और कोई रोल इतना है नहीं पर बजट डिस्कशंस में। फिर इंडिया का जो सिस्टम है वो बाकी डेमोक्रेसी से अलग है, क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेचर एक्टिवली ड्राफ्ट या मॉडिफाई या बजट्स को स्क्रूटिनाइज ही नहीं कर पा रहा है, उसमें चेंजेस ही नहीं कर पा रहा है। तो अभी करंट बजट ओवरसाइट में क्या इश्यूज हैं कि यहाँ पर डिस्कशंस का गैप है, कोई प्री बजट डिस्कशंस नहीं हो रही हैं, और जो खुद मतलब पर्सनली जो कमेटीज़ हैं वही बेटर बता सकती है ना कि कैसे उनको कितना इनपुट चाहिए इस ईयर, वो कितना बजट एक्सपेक्ट कर रही हैं या उनको कितना चाहिए, तो उस बारे में तो कोई चीज़ है ही नहीं। फिर बजटरी ओवरसाइट हम इस तरह भी देख रहे हैं कि उससे क्या हो रहा है कि डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी कम होती है। तो टू की रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं कि हम प्री बजट डिस्कशंस लाएं, उससे क्या होगा कि लेजिस्लेटर जो हैं वो फाइनेंशियल जो फिजिकल प्रायोरिटी जो है उसके बारे में डिस्कस कर सकेंगे अभी बजट के आने से पहले। बेटर कोऑर्डिनेशन हो पाएगा सब्जेक्ट कमेटीज़ में फॉर इन्फॉर्म, मतलब सब्जेक्ट कमेटीज़ अपना अपना इनपुट दे सकते हैं कि उनका क्या सीन रहता है हर साल, उनको कितना बजट चाहिए होता है, कहाँ पर क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। फिर हर एक इंसान अपने जब इनपुट्स देगा तो डिस्कशंस में सभी लोग मिलकर सोच सकते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे करी जानी चाहिए। तो ग्रेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ा सकते हैं हम कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े। फिर पॉपुलर स्पेंडिंग पे कंसर्न्स हो सकते हैं कि वो जस्टिफाई नहीं करे कि एग्जीक्यूटिव मोनोपोली ओवर फाइनेंशियल डिसीजंस। देन एस्टैब्लिशिंग अ पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस, ये सिमिलर टाइप का मॉडल होगा जैसे कि यूएस कांग्रेगेशनल बजट ऑफिस है, या इनका के पास एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है कि वो बजट का एनालिसिस करे लेजिस्लेटर्स के लिए। तो अब इसमें क्या है कि अब पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस का क्या रोल रहेगा कि वो डाटा ड्रिवन इंसाइट्स देंगे। बेसिकली वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके या हर चीज़ को यूज़ करके वो डाटा पे एनालिसिस करेंगे और फिर की इंसाइट्स देंगे लेजिस्लेटर्स के लिए, ताकि वो फिर जो की इंसाइट्स आते हैं उसके बाद वो उसको स्टडी करके सोच सकें कि क्या डिस्कशन में वो अपने इनपुट्स दे सकते हैं। ऐसे ही हर एक लेजिस्लेटर जब अपना लेजिस्लेटिव मेंबर अपना इनपुट देगा तो उससे बेटर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को हम एनालाइज कर पाएंगे, रेवेन्यू प्रोजेक्शंस के बारे में डिस्कस कर पाएंगे, फिजिकल इम्पैक्ट जो भी पॉलिसीज़ का रहेगा उसके बारे में एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग हो पाएगी। और ये भी कंसर्न रहता है कि पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस एग्जीक्यूटिव का रोल रिप्लेस कर देगा, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ लेजिस्लेटिव के लिए इजी बनाएगा कि वो डाटा ड्रिवन एडवाइस दे सकें, डिस्कशन में डाटा ड्रिवन पॉइंट्स रख सकें। रिक्लेमिंग पार्लियामेंट्री अथॉरिटी इन बजटिंग,
तो जो करंट प्रोसेस है वो साइडलाइन कर देता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, वीकनिंग डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। हम अगर प्री बजट डिस्कशंस और पीबीओ को इंटीग्रेट करें तो इंडिया का पार्लियामेंट क्या कर सकता है, वो पैसिव अप्रूवल से एक एक्टिव बजटरी इन्फ्लुएंस पे जा सकता है। एक फेयर इकोनॉमिक पॉलिसी और ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी आएगी, हमारी डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी। चार्टिंग अ रूट फॉर आईओआरए अंडर इंडियाज चेयरशिप। तो अभी कुछ टाइम तक के बाद इंडिया को आईओआरए की चेयरशिप मिल जाएगी। तो आईओआरए क्या है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती है कॉपरेशन अमंग कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इंडियन ओशन का अब क्या ग्लोबल ट्रेड में वो रहता है इस रीजन का कि 75% वर्ल्ड ट्रेड इधर से होता है, 50% डेली ऑयल कंजम्पशन के लिए ट्रांसपोर्ट इधर से ही होता है। इतना अच्छा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होने के बाद भी रीजन में इतने ज़्यादा इश्यूज हैं और साथ में फंडिंग भी कम है। देन इंडिया की प्रायोरिटी एज आईओआरए चेयर क्या रहेगी कि इंडिया फोकस करेगा पहले तो फंडिंग बढ़ाने पे। वो प्राइवेट प्लेयर्स को इंक्लूड करके भी बढ़ाई जा सकती है जो टेक्नोलॉजी, अब फिर इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी, अब जो हम डिजिटल टूल्स ला सकते हैं डाटा मैनेजमेंट के लिए। एनहांसिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, अकेडमिक प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करे जा सकते हैं मैरी टाइम रिलेटेड, ताकि हमारे पास बाद में जाके एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स आएँ। चैलेंजेस फेस बाय आईओआरए, तो लिमिटेड फंडिंग है। आईओआरए का जो बजट है वो अपने मेंबर की कॉन्ट्रीब्यूशंस पे अलाई करता है, जिनमें से सिर्फ कुछ एक ही हेल्थ वेल्दी नेशंस है हमारे पास। हम अगर इसी में देख लें इंडियन ओशन कमीशन में, तो उसी के पास $1.3 बिलियन का तो बजट है और आईओआरए का उससे सिग्निफिकेंटली लोअर है। एक्सपैंडिंग एरियाज ऑफ एंगेजमेंट रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज, तो अगर हमें मैरीटाइम सिक्योरिटी, फिशरीज मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, ब्लू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब पे काम करना है तो फंडिंग की ज़रूरत है। चैलेंजेस और क्या आ रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, जिससे कि इंडस्ट्रीज़ वो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रही हैं फंडिंग और एक्सपर्टीज़ में। फिर लिमिटेड सेक्रेट रिसोर्सेज, तो आईओआरए की जो स्मॉल टीम है वो डाटा मैनेजमेंट और पॉलिसी एग्जीक्यूशन में स्ट्रगल करती है। इंडिया स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू स्ट्रेंथनिंग आईओआरए, तो इंडिया क्या कर सकता है कि अपना जो सागर का विजन है उसको आईओआरए के गोल से अलाइन कर दे। अब मेंबर का नेशंस की एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज किया जाए, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास मेरीन साइंस और टेक्नोलॉजी रिसर्च में है, फ्रांस एंड सिंगापुर के पास एडवांस मेरीन टेक्नोलॉजीज, यूएई एंड ओमान के पास फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स इन ब्लू इकोनॉमी सेक्टर। देन स्मॉल आइलैंड कंट्रीज जो है उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज है सस्टेनेबल मेरीन गवर्नेंस का। और क्या कर सकते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें ताकि वो मैरीटाइम पॉलिसी मेकिंग में हेल्प कर सकें। न्यू कोर्सेज जैसे कि मरीन अकाउंटिंग लाएं ताकि हमें एक स्किल्ड वर्कफोर्स मिले। हम प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप्स बढ़ाएं ताकि फंडिंग और पार्टिसिपेशन बढ़े गवर्नेंस में उनका। फिर डिजिटाइज हो जाएंगे ऑपरेशंस, डाटा मैनेजमेंट और पॉलिसी एनालिसिस प्रॉपरली हो पाएगा। एकेडमिक और रिसर्च कोलैबोरेशंस की ऑलरेडी बात कर दी गई है। चैलेंजेस में ही हमने ये 3 पॉइंट्स मेनली हाईलाइटेड ही हैं कि प्राइवेट पार्टनरशिप, डिजिटल डाटा मैनेजमेंट हो और एकेडमिक रिसर्च कोलैबोरेशंस। कंक्लूजन यही है कि इंडिया को अपने एफर्ट्स करने चाहिए ताकि आईओआरए ज़्यादा इफेक्टिव और सेल्फ सस्टेनिंग हो पाए। फंडिंग, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, 3 मेन चीज़ें इसमें हमने देखी हैं और ये चीज़ों से बेटर हो पाएगा। थैंक यू।